हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप लोगों का आपके अपने चैनल यूपी परीक्षा पे। और मैं राकेश कुमार एक बार फिर नए लेक्चर के साथ हाजिर हूं आप लोगों के सामने। और आज का जो हमारा टॉपिक है, अभी तक हम लोग क्या पढ़ रहे थे, पी ब्लॉक एलिमेंट्स में नाइट्रोजन फैमिली पढ़ रहे हैं। और नाइट्रोजन फैमिली के अंदर हम लोगों ने क्या देखा, नाइट्रोजन जो परिवार है, नाइट्रोजन परिवार के अंदर जो एलिमेंट्स हैं उनकी जनरल प्रॉपर्टी देखी। जनरल प्रॉपर्टी का मतलब है कि उनका फिजिकल बिहेवियर कैसा होता है और या फिर वो किस प्रकार के कंपाउंड बनाते हैं। तो अभी तक जो है जनरल प्रॉपर्टी की बात की, यानी जनरल गुण की बात की, सामान्य गुणों की बात की। आज जो है, आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं कंपाउंड, यानी जो नाइट्रोजन फैमिली के अंदर जो एलिमेंट है वो किस प्रकार के यौगिक बनाते हैं वो तो हमने पढ़ लिया। अब उन यौगिकों की प्रिपरेशन के बारे में पढ़ना है, यानी उनके बनाने की विधियां पढ़ना है। जनरली हम लोग जानते हैं, हमारे बोर्ड के एग्जाम में पूछा जाता है, जैसे आप सब जानते होंगे कि नाइट्रिक एसिड आता है, H2SO4 बनाने की विधि, फॉस्फीन, ये सारे मतलब गैसेस जो है या फिर जो यौगिक है, इनको बनाने की विधि हमारे एग्जाम में लॉन्ग में पूछा जाता है। तो उसी सीरीज को मैं आगे बढ़ाते हुए नाइट्रोजन फैमिली को ही, आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्या है, नाइट्रोजन फैमिली के अंदर जो पहले नाइट्रोजन एलिमेंट है और वो जो कंपाउंड बनाते हैं उसमें हमने पहले लिया है ऑक्सी एसिड। और ऑक्सी एसिड में जनरली आप जानते हैं ऑक्सी एसिड नाइट्रोजन के बहुत सारे हैं, लेकिन उनमें से मेन जो है वो है नाइट्रिक एसिड। नाइट्रिक एसिड और एक नाइट्रस अम्ल, ठीक है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है नाइट्रिक एसिड, यानी नाइट्रिक एसिड बनाने की विधि पढ़ेंगे। तो नाइट्रिक एसिड अगर बनाने की विधि की अगर बात की जाए तो उसमें नाइट्रिक एसिड को हम दो मेथड से बनाते हैं। पहली विधि जो होती है, एक होती है इंडस्ट्री मेथड, इंडस्ट्रियल यानी औद्योगिक निर्माण, और एक होता है लैब मेथड, जैसे एक प्रयोगशाला विधि यानी लैब में जो बनाते हैं, लैब मेथड प्रयोगशाला विधि, और एक पढ़ते हैं इंडस्ट्री यानी औद्योगिक निर्माण। तो नाइट्रिक एसिड दो विधि से बनाई जाती है, उनमें से एक प्रयोगशाला विधि है और एक कौन सा है, औद्योगिक निर्माण। प्रयोगशाला विधि में जो हम बनाते हैं वो कम मात्रा में बनाते हैं, लेकिन जब औद्योगिक निर्माण की बात आती है तो औद्योगिक निर्माण में ज्यादा मात्रा में बनाया जाता है। तो जनरल में आपको प्रयोगशाला विधि भी कराऊंगा और औद्योगिक निर्माण भी कराऊंगा, दोनों निर्माण कराऊंगा। लेकिन औद्योगिक निर्माण की अगर हम बात करें तो औद्योगिक निर्माण भी में भी जो फेमस विधि जो है, जो हम जनरल पढ़ते हैं नाइट्रिक एसिड के लिए, वो फेमस विधि है दो। और उसमें से भी जो सबसे ज्यादा फेमस है वो कौन है, ओस्टवाल्ड विधि। आज का जो हमारा मेन फोकस रहेगा वो रहेगा ओस्टवाल्ड विधि पे। ओस्टवाल्ड विधि वर्ल्ड वाइड की अगर हम बात करें पूरे वर्ल्ड में, तो सबसे ज्यादा नाइट्रिक एसिड बनाने के लिए जो यूज किया जाता है वो ओस्टवाल्ड विधि का यूज किया जाता है, ठीक, ओस्टवाल्ड विधि। उसके बाद सेकंड विधि जो है औद्योगिक निर्माण की, वो है बर्कलैंड तथा आइट की विधि। ये तीन मेन विधि है। एक हम प्रयोगशाला विधि पढ़ेंगे HNO3 बनाने की, यानी नाइट्रिक अम्ल बनाने की एक प्रयोगशाला विधि। दूसरा जो औद्योगिक निर्माण पढ़ेंगे, औद्योगिक निर्माण में एक है ओस्टवाल्ड विधि और दूसरा कौन सा है, बर्कलैंड तथा आइट की विधि। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो कौन सा है, आज का जो टॉपिक है वो है ओस्टवाल्ड विधि, यानी नाइट्रिक एसिड बनाने की ओस्टवाल्ड विधि, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मगर बात करूं ओस्टवाल्ड मेथड की, ओस्टवाल्ड मेथड, ओस्टवाल्ड मेथड है और ये किस चीज का है, ये नाइट्रिक एसिड बनाने का जो है प्रिपरेशन करने का, यानी बनाने की जो विधि है वो औद्योगिक निर्माण है। और बहुत ज्यादा पूछा जाता है एग्जाम में, बोर्ड के एग्जाम में कई बार पूछा गया है और बार बार 5 मार्क्स का आता है ये, ठीक है। तो इसलिए काफी इंपॉर्टेंट है। मैं आपको बहुत आसानी से इसको याद करा दूंगा, बिल्कुल रिएक्शन भी, और इसका जो स्ट्रक्चर जो ये बना हुआ है, जो इसमें इंस्ट्रूमेंट यूज होते हैं, यानी जो चित्र बना रखा है मैंने, ये पहले से इसलिए बना दिया ताकि टाइम ज्यादा ना लगे, ठीक। तो ओस्टवाल्ड विधि हमें पढ़ना है। ओस्टवाल्ड विधि बनाने की जो विधि है, प्रिंसिपल जो सिद्धांत है वो क्या है, हम पहले बात करते हैं, ठीक है। तो जनरल अगर मैं बात करूं तो इसमें जो चैम्बर होते हैं, पहला कौन सा चैम्बर होता है, उत्प्रेरक कक्ष, दूसरा ऑक्सीडेशन चैम्बर यानी ऑक्सीकारक स्तंभ, और तीसरा कौन सा है, एब्जॉर्प्शन यानी अवशोषण स्तंभ। इसमें 3 चैम्बर यूज करते हैं। जनरल हम बात करें तो इसमें रिएक्शन में जो रिएक्टेंट यूज होते हैं वो होता है अमोनिया और हवा यानी O2। अमोनिया की रिएक्शन यानी अमोनिया को ऑक्सीडेशन कराएं तो हमें नाइट्रिक एसिड मिलेगा, लेकिन ऐसे तो है नहीं कि अमोनिया की रिएक्शन O2 से कराई और नाइट्रिक अम्ल मिला। ये एक प्रोसेस है जो कई स्टेप में कंप्लीट होगी। पहले अमोनिया की ऑक्सीडेशन कराएंगे, उससे हमें कोई कंपाउंड मिलता है, उस कंपाउंड का फिर ऑक्सीडेशन कराएंगे, उसकी रिएक्शन वाटर के साथ कराएंगे। इस तरीके से जो ये पूरी प्रोसेस होगी, उसी प्रोसेस को हमें आज कंप्लीट करना है। तो आइए मैं बताता हूं आपको कैसे लिखना है। सबसे पहले तो इस चित्र को याद करने के लिए सबसे पहला हमारा काम है इस चित्र को याद करना है, क्योंकि पेपर में जो आता है ना वो सचित्र वर्णन आता है, जो हमारे एग्जाम में बोर्ड में पूछा जाता है। तो कहते हैं नाइट्रिक अम्ल बनाने का सचित्र वर्णन कीजिए। तो सचित्र वर्णन का मतलब है आपको चित्र भी पता होना चाहिए कि चित्र में कौन कौन से चैम्बर है और क्या क्या हमें बनाना है, ठीक है। तो इसमें चित्र की बात करें तो चित्र में जैसे आप जानते हैं उत्प्रेरक कक्ष है, ऑक्सीकारक स्तंभ है, अवशोषण स्तंभ है। इंग्लिश में इसको क्या कहते हैं, कैटालिस्ट चैम्बर, ऑक्सीडेशन टावर और एब्जॉर्प्शन टावर, ठीक है। तो ये हिंदी इंग्लिश दोनों में लिख दिया है मैंने। उसके बाद इस चित्र को याद करने के लिए आपको एक ट्रिक याद रखना पड़ेगी। उस ट्रिक का नाम है उल्लू उल्लू आजा अब, उल्लू आजा अब। अगर आप ये ट्रिक याद कर लेंगे, ये ट्रिक जो है, अगर ये ट्रिक याद कर लेंगे तो ये चित्र आपको याद हो जाएगा। आप कहेंगे उल्लू आजा, आपका क्या मीनिंग है,
यहाँ पर उल्लू आजा मैंने लिख दिया, तो इसका मीनिंग क्या है? तो इसका मीनिंग ये है कि जो इसमें फर्स्ट है ऊ का मतलब है उत्प्रेरक कक्ष, यानी इसमें पहला चैम्बर जो होगा वो कौन सा होगा? उत्प्रेरक कक्ष। सेकंड है आ, यानी आ का मतलब क्या होगा? ऑक्सीकारक स्तंभ। और अब का मतलब क्या है? अवशोषण स्तंभ। इसका मतलब किसको बुलाना है? ओस्टवाल्ड विधि में हमें किसे बुलाना है? उल्लू को बुलाना है। तो उल्लू आजा अब उत्प्रेरक कक्ष, ऑक्सीकारक स्तंभ, अवशोषण स्तंभ। अगर ये चित्र याद कर लेंगे तो चित्र याद करने के बाद हमारा आधा काम कंप्लीट हो जाता है। ये पूरी विधि हमें चित्र के ही ऊपर डिपेंड है, क्योंकि चित्र अगर आपको याद है तो स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस आप लिखते हुए चले जाएंगे। रिएक्शन भी आसान है, मैं रिएक्शन के लिए भी आपको ट्रिक बताऊंगा, ठीक है? रिएक्शन कैसे करते हैं। अब ये चित्र याद हो गया, उसके बाद क्या प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो हमारा फर्स्ट काम होगा वो क्या होगा? हेडिंग डालेंगे हम उत्प्रेरक कक्ष, और उत्प्रेरक कक्ष के बारे में लिखेंगे। तो हम क्या लिखेंगे कि इस कक्ष में उत्प्रेरक कक्ष, इस कक्ष में पीटी की जाली लगी होती है। ये जो कक्ष है ना, इसमें पीटी की जाली लगी होती है। पीटी या फिर आप रोहेडियम भी ले सकते हो। पीटी और रोहेडियम दोनों उत्प्रेरक का काम करते हैं। उत्प्रेरक क्या होते हैं आप जानते हैं? उत्प्रेरक क्या होते हैं? किसी भी रिएक्शन की स्पीड को बढ़ाने या घटाने का काम करते हैं। तो यहाँ जो पीटी है, यानी प्लेटिनम हो या रोहेडियम हो, ये उत्प्रेरक का काम कर रहे हैं, इस रिएक्शन की स्पीड को इंक्रीज करने का काम करेंगे, ठीक है? तो पीटी की जाली लगी होती है और 800 डिग्री सेंटीग्रेड ताप होता है। इस कक्ष में क्या होता है? पीटी की, उत्प्रेरक कक्ष में क्या होता है? पीटी की जाली लगी होती है और 800 डिग्री सेंटीग्रेड ताप होता है। 800 डिग्री सेंटीग्रेड ताप। इसमें हम क्या करते हैं? नीचे से अमोनिया और हवा प्रवाहित करते हैं। जैसे मैं यहां से अमोनिया और हवा प्रवाहित करूंगा नीचे से, तो जैसे ही हम इसमें उत्प्रेरक कक्ष में नीचे से अमोनिया और हवा प्रवाहित करते हैं तो एक इसमें सपेशल आवाज आती है। सपेशल आवाज क्या आती है? रिएक्शन के लिए जगह नहीं है। हम क्या कह रहे हैं? इसमें अमोनिया और हवा यानी NH3 और O2 जैसे ही प्रवाहित करेंगे तो इसमें आपको पता है इस चैम्बर में क्या है? पीटी की जाली लगी है। पीटी या फिर आप रोहेडियम ले सकते हैं। और टेम्परेचर कितना है? 800 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर है। इस कक्ष का ताप कितना है? 800 डिग्री सेंटीग्रेड। 700 से 900 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर होता है। आप 800 रखिए, 750 रखिए, 900 रखिए, सब सही है। एक ऑन एवरेज टेम्परेचर आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है? तो अमोनिया और हवा की क्रिया कराएंगे। तो मैंने आपसे क्या कहा कि जैसे हम नीचे से अमोनिया और हवा प्रवाहित करेंगे तो एक इसमें स्पेशल आवाज आएगी। कौन सी आवाज? आवाज आती 45 46 नो वाटर। 45 46 नो वाटर, नो वाटर। 45 46 नो वाटर। आप कहेंगे 45 46 नो वाटर का क्या मीनिंग है? जैसे मैंने कहा कि इसमें जैसे नीचे से अमोनिया और हवा प्रवाहित करेंगे तो इसमें एक आवाज आएगी। कौन सी आवाज? 45 46 नो वाटर। तो 45 46 नो वाटर का मीनिंग क्या है? कि इसमें अमोनिया के 4 मॉलिक्यूल लेने हैं आपको, O2 का 5, और जिसमें जो है नो वाटर का मतलब 4NO + 6H2O, यानी आपकी रिएक्शन भी बैलेंस हो गई। और यहां जो है फर्स्ट स्टेप में हमें जो कंपाउंड मिलेगा वो कंपाउंड कौन सा मिलेगा? नाइट्रिक एसिड। सही है। यानी पहले कक्ष में हमें क्या मिलता है? नाइट्रिक एसिड गैस मिलती है। नाइट्रिक ऑक्साइड जो है गैस मिलता है। नाइट्रिक एसिड नहीं, नाइट्रिक ऑक्साइड। यहां पे जो है हमें नाइट्रिक ऑक्साइड मिलेगा, NO। तो ये हो गई फर्स्ट स्टेप की रिएक्शन। तो इसका मतलब क्या है? इसमें अमोनिया और हवा की जब प्रेजेंस इसमें कराएंगे, इसके अंदर एंट्री कराएंगे, अमोनिया और हवा को प्रवाहित करेंगे तो इसमें हमें नाइट्रिक ऑक्साइड गैस मिलेगी। जो नाइट्रिक ऑक्साइड गैस मिलती है, और ऐसा है यहां पर जितनी O2 हम डालते हैं सबकी सब रिएक्ट नहीं करती, कुछ O2 रह भी जाती है, यानी शेष O2 जो है आगे जाएगा, उसको हम यहां से कहां ले आएंगे? ऑक्सीकारक स्तंभ में। उत्प्रेरक कक्ष से हम कहां ले आएंगे? ऑक्सीकारक स्तंभ में। और ऑक्सीकारक स्तंभ जैसा नाम वैसा काम। ऑक्सीकारक स्तंभ है, यहां पर भी कौन सी क्रिया होती है? यहां पे ऑक्सीकरण की ही क्रिया होगी। तो ऑक्सीकारक स्तंभ नाम है ना, तो यहां पे ऑक्सीकरण की क्रिया होती है। यानी जो NO और O2 शेष आ रहा है वो शेष यहां पे कुछ टेम्परेचर ठंडा होके, यहां पर कुछ टेम्परेचर ठंडा होगा और NO जो है O2 के साथ रिएक्ट कर लेगा। और NO और O2 के साथ रिएक्शन जब होगी तो क्या बन जाएगा? NO2 बन जाएगा, यानी नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। ऑक्सीडेशन चैम्बर में यानी फिर ऑक्सीकारक स्तंभ में क्या बन जाता है? नाइट्रोजन डाइऑक्साइड हमें गैस मिलती है। नाइट्रोजन, क्योंकि जो NO है ना वो NO अनस्टेबल है, जल्दी रिएक्ट तो नहीं करता है, अनस्टेबल है, लेकिन O2 के साथ जब रिएक्शन इसी कराते हैं तो NO2 गैस देता है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस बनती है। ये रिएक्शन बैलेंस नहीं है, आप चाहे तो बैलेंस कर सकते हैं। यहां पर O2 है, यहां O2 है, लेकिन एक O3 है, तो रिएक्शन बैलेंस करने के लिए आप 2 से यहां मल्टीप्लाई करें, और जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 से NO में भी करना पड़ेगा। तो N2 O2 और 2 4, 2 दूनी 4, ठीक है। तो NO बैलेंस हो गई। उसके बाद ऑक्सीकारक स्तंभ से प्राप्त गैसीय मिश्रण को हम कहां ले आते हैं? ऑक्सीकारक स्तंभ से प्राप्त गैसीय मिश्रण को कहां ले आते हैं? अवशोषण स्तंभ में। अवशोषण स्तंभ में क्या होता है? ये जो भर रखा है ना, ये क्वार्ट्स भरे हुए हैं, इसमें QUAR
TZ क्वार्ट्स, यानी पत्थर टाइप के भरे हुए हैं इसके अंदर, कंकर टाइप से, और इसमें हम ऊपर से जल की वर्षा करते हैं, पानी की, ऊपर से पानी की वर्षा करते हैं। ऑक्सीकारक स्तंभ से प्राप्त गैसीय मिश्रण को हम कहां ले आ रहे हैं, अवशोषण स्तंभ में ले आ रहे हैं, और इसे नीचे से प्रवाहित करते हैं और ऊपर से जल की वर्षा होती है। नीचे से NO2 और ऊपर से जल, यानी NO2 और जब जल इसमें प्रवाहित करेंगे तो NO2 और जल जब प्रवाहित करेंगे तो NO2 की रिएक्शन इसका मतलब किससे होगी, जल से, यानी H2O से। और जब NO2 की रिएक्शन आप जल से कराएंगे तो ये रिएक्शन होती है। और आप यहां पे ध्यान रखना, फिर एक डायलॉग है, जब NO2 की क्रिया जल से कराते हैं तो दो भैया बनते हैं। क्या बनते हैं, दो भैया, HNO2 और HNO3, दो भैया बनते हैं जिनमें 1 साल का अंतर होता है। HNO2 यानी 2 साल का है और HNO3 यानी 3 साल का है। NO2 की क्रिया जब जल से कराएंगे तो यहां पर दो भैया बनते हैं, यानी नाइट्रिक ऑक्साइड गैस भी इसमें बनता है, लेकिन मैं जनरल रिएक्शन बता रहा हूं। तो HNO2 और HNO3 बनता है, यानी दो भैया बनते हैं जिनमें 1 साल का अंतर होता है। छोटा वाला मर जाता है, छोटा वाला मर जाता है। अब कहेंगे आप छोटा वाला मर क्यों जाता है, क्योंकि HNO2 जो है नाइट्रस अम्ल जो एसिड है, ये नाइट्रस एसिड है HNO2, ये नाइट्रस एसिड है और ये नाइट्रिक एसिड है। नाइट्रस अम्ल जो होता है ना वो बहुत ज्यादा अनस्टेबल होता है, ये अस्थायी है, ये दोबारा ऑक्सीडाइज होकर HNO3 में कन्वर्ट हो जाएगा। तभी मैं कह रहा हूं कि NO2 की क्रिया जब जल से कराएंगे तो NO2 की क्रिया जब जल से कराएंगे तो दो भैया बनेंगे जिनमें 1 साल का अंतर होगा। छोटा वाला मर जाएगा और छोटा वाला जब मरेगा, यानी HNO2 जो है, HNO2 जब मरेगा तो छोटा वाला मर जाता है, बड़े वाले में बदल जाता है। जगह कम है, थोड़ा सा एडजस्टमेंट करिए आप। बड़े वाले में बदल जाता है और क्या कहते हुए मरता है, नो वाटर, नो वाटर, नहीं पियेंगे पानी, मर रहा है। HNO2 HNO3 में बदल जाएगा और क्या बनाएगा, NO बनाएगा, नो वाटर। तो मैं कह रहा हूं नो वाटर, नो का मतलब यहां रिएक्शन 2 से होगी, तो आप 2 से रिएक्शन करो, नो यानी नो यानी 2 बार नो, तो नो वाटर। तो HNO2 HNO3 में कन्वर्ट हो गया, यहां फिर से नाइट्रिक ऑक्साइड गैस बन गई। और उसके बाद जो ये रिएक्शन बैलेंस नहीं है, N यहां पर 3 है, N यहां पर 1 है, आप 3 से यहां मल्टीप्लाई कर दें तो ये रिएक्शन बैलेंस हो जाएगी, ये रिएक्शन बैलेंस हो जाएगी। तो यहाँ HNO2 जो है किस में कन्वर्ट हो गया, HNO2 HNO3 में, और साथ में क्या बना, NO और H2O। थोड़ी सी जो है जगह कम है, जगह कम होने की वजह से यहाँ पे थोड़ा गड़बड़ हो गया है, लेकिन मैं आपको एक बार रिपीट कर रहा हूँ पूरा जो मैंने बताया सब कुछ, ठीक। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें क्या करना है, इसमें उत्प्रेरक कक्ष में पहले तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, चित्र याद करें। चित्र याद करने के बाद आपको चीजें ज्यादा क्लियर होंगी। चित्र याद करने, उत्प्रेरक कक्ष, ऑक्सीकारक स्तंभ, अवशोषण स्तंभ। सबसे पहला हमारा काम क्या है, नीचे से अमोनिया और हवा को प्रवाहित करना है, नीचे से अमोनिया और हवा को। और जैसे ही नीचे से अमोनिया और हवा प्रवाहित करेंगे तो इसमें क्या आवाज आएगी, इसमें एक स्पेशल आवाज आती है। स्पेशल आवाज कौन सी, 45 46, नो वाटर। तो 45 4 और 5 45, 46 यानी 4 और 6 नो वाटर। नो वाटर का मतलब है NO और पानी, यानी नाइट्रिक ऑक्साइड गैस और H2O बनेगा। और रिएक्शन भी बैलेंस, यानी एक तीर से दो निशाने, रिएक्शन भी हो गई और रिएक्शन बैलेंस भी हो गई। और यहां पर टेम्परेचर कितना है, 800 डिग्री सेंटीग्रेड ताप होता है, PT की जाली लगी होती है और PT उत्प्रेरक का काम करता है। उत्प्रेरक आप बहुत अच्छे से जानते हैं उत्प्रेरक का काम क्या होता है, रिएक्शन की स्पीड बढ़ाने या घटाने का, लेकिन यहां पर स्पीड को ये बढ़ाने का काम कर रहे हैं। यहां NH3 की जब ऑक्सीडेशन हमने कराई तो नाइट्रिक ऑक्साइड गैस मिला, यानी इस चैम्बर का काम खत्म हो गया। एक स्पेशल बात आपको और बताता हूं कि यहां पर जो ये रिएक्शन है ना, ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। एक्सोथर्मिक का मतलब है यहां पर हीट रिलीज होती है, यानी ऊष्मा निकलती है। ऊष्मा निकलती है, कुछ 2100 के आसपास निकलती है। इसकी जो ऊष्मा होती है कुछ 2100 है, 2100 कैलोरी शायद। तो वो जो ऊष्मा निकलेगी तो वो ऊष्मा इस टेम्परेचर को मेंटेन करके रखती है। ये जो टेम्परेचर, यहां पे कुछ एनर्जी निकलेगी ना, यहां पर ये जो कोई एनर्जी निकलती है लगभग किलो कैलोरी, 2100 समथिंग मुझे याद है, 2100 किलो कैलोरी है या 2100 कैलोरीज है, ठीक। तो यहां पर जो एनर्जी ये निकलेगी वो एनर्जी इस टेम्परेचर को मेंटेन करके रखती है। इसका मतलब क्या है कि टेम्परेचर हमें पहली बार में यहां पर 800 डिग्री सेंटीग्रेड देना पड़ता है, लेकिन बार बार टेम्परेचर नहीं देना है, क्योंकि एक बार रिएक्शन स्टार्ट हो गई तो वो एनर्जी जो रिलीज होगी वही एनर्जी इस टेम्परेचर को मेंटेन करके रखेगी, ठीक है। तो ये इस रिएक्शन का फायदा है। तो ये रिएक्शन हो गई। उसके बाद हम क्या कर रहे थे, यहां से प्राप्त गैसीय मिश्रण को
उत्प्रेरक कक्ष से प्राप्त गैसीय मिश्रण को NO और O2 को कहां ले आते हैं? ऑक्सीकारक स्तंभ में ले जाते हैं, क्योंकि ऐसी कोई रिएक्शन नहीं है जिसमें 100% रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल उत्पाद बना ले। तो ये O2 जो है यहां पर कुछ कुछ बच जाएगा, जब बच जाएगा तो उस O2 को और यहां जो NO बना उन दोनों को हम क्या करेंगे? फिर से रिएक्ट कराएंगे। जैसा नाम वैसा काम, ऑक्सीकारक है तो यहां ऑक्सीकरण की क्रिया होगी, तो यहां पर ऑक्सीकरण होता है, यानी NO की क्रिया O2 से हम दोबारा करा देते हैं। जब दोबारा O2 की रिएक्शन होगी तो यहां क्या बन जाएगा? NO2, और NO2 का नाम क्या है? नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनता है। NO2 को यानी ऑक्सीकारक स्तंभ से प्राप्त गैसीय मिश्रण को हम कहां ले आते हैं? ऑक्सीकारक स्तंभ से प्राप्त गैसीय मिश्रण को कहां ले आते हैं? फिर से अवशोषण स्तंभ में। अवशोषण स्तंभ में क्वार्ट्ज भरा होता है, पत्थर भरा होता है, और ऊपर से जल की वर्षा करते हैं। जब ऊपर से बारिश होगी तो NO2 की क्रिया H2 से कराएंगे, और इसके बाद का डायलॉग मैंने आपको बता दिया। डायलॉग क्या है? जब NO2 की क्रिया जल से कराओगे तो NO2 की क्रिया जब जल से कराएंगे तो दो भैया बनेंगे। क्या बनेंगे? दो भैया, जिनमें 1 साल का अंतर होगा। छोटा वाला यानी 1 साल का अंतर का मतलब क्या है? एक नाइट्रस अम्ल बनता है और एक नाइट्रिक अम्ल बनता है। छोटा वाला मर जाएगा, यानी HNO2 जो है ना अनस्टेबल है, तो छोटा वाला मर जाएगा, बड़े वाले में बदल जाएगा, यानी ये ऑक्सीडाइज होकर HNO3 बना लेता है। यहां पर O2 भी प्रेजेंट है, यहां O2 प्रेजेंट है, तो O2 से रिएक्ट करके क्या करेगा? ये HNO3 बना लेगा, और साथ में नो वाटर, क्या कहता है? छोटा वाला मर जाएगा, बड़े वाले में बदल जाएगा, और क्या कहते हुए मरता है? नो वाटर, नहीं पियेंगे पानी, मर रहा है, मरने टाइम में पानी नहीं पियेंगे तो ये मर जाता है। उसके बाद ये रिएक्शन कंप्लीट हो गई, यहां पे नाइट्रिक ऑक्साइड, नाइट्रिक अम्ल बन जाएगा। ये विधि कंप्लीट है। आप स्टेप बाय स्टेप हिंदी लिखें, पहले उत्प्रेरक कक्ष हेडिंग डालें, उसके बाद जो जो इसमें किया है वो लिखें, उसके बाद ऑक्सीकारक स्तंभ, फिर उसके बारे में, फिर इसके बारे में। तो ये तीनों स्टेप जो है ना एक साथ, रिएक्शन भी याद, चित्र भी याद, तो ये पूरी विधि कंप्लीट है। लेकिन इसमें कुछ बातें और हैं, आप सुनिए। जो ये नाइट्रिक ऑक्साइड जो गैस बना है ना, यहाँ पे ये नाइट्रिक अम्ल जो बना है, सॉरी जो नाइट्रिक अम्ल बना है, इस ये जो है बहुत तनु होता है, पतला होता है, डाइल्यूट होता है, इसकी जो कंसेंट्रेशन है बहुत कम होती है। तो इसकी कंसेंट्रेशन को बढ़ाने के लिए हम क्या करते हैं? इसका डिस्टिलेशन करते हैं, यानी क्या करते हैं? आसमन करते हैं, यानी इसके अंदर जो पानी है ना उस पानी को उड़ाते हैं, गर्म करके उड़ा देते हैं, यानी पानी को निकाल देंगे। जब इस अभी जो ये नाइट डाइल्यूट है यानी पतला है, उस केस में इसकी कंसेंट्रेशन बहुत कम है, लेकिन जब इसका डिस्टिलेशन कर देंगे तो इसकी कंसेंट्रेशन लगभग 68% हो जाती है, लगभग 68%। लेकिन अभी भी इसका यील्ड जो बहुत कम है, कंसेंट्रेशन इसकी अभी भी कम है, तो इसको दोबारा हम क्या करते हैं? H2SO4 से, यानी कंसेंट्रेट H2SO4 से इसका डिहाइड्रेशन करते हैं। जब डिहाइड्रेशन करेंगे तो जो पानी होगा वो पानी और सोख लिया जाएगा। जब सोख लेंगे तो उस केस में जो हमें HNO3 मिलता है वो 98% कंसेंट्रेटेड मिलता है, तो उस केस में हमें प्योर HNO3 मिलेगा। ठीक है, तो ये नाइट्रिक अम्ल बनाने की ओस्टवाल्ड विधि थी, जो कि मैंने आपको समझाया। आज हमने विधि पढ़ी है, बनाने की विधि, लेकिन आगे जाके मैं आपको बनाने की विधि अभी हम पढ़ेंगे। पहले तीनों विधि मैं आपको कराऊंगा, उसके बाद HNO3 की प्रॉपर्टी कराऊंगा, फिजिकल प्रॉपर्टी और केमिकल प्रॉपर्टी, यानी भौतिक गुण और रासायनिक गुण, दोनों के बारे में हम पढ़ेंगे। आज का जो हमारा टॉपिक था वो क्या था? ओस्टवाल्ड विधि। और ओस्टवाल्ड विधि को याद करने के कई तरीके हैं, मतलब 2 तरीके हैं आपके पास। 2 तरीके क्या? सबसे पहले चित्र याद करो। चित्र याद करने के लिए ट्रिक क्या है? उल्लू आजा अब। क्या करना है? उल्लू आजा अब। तो सबसे पहले उल्लू आजा अब। अब उल्लू आजा अब का मतलब क्या है? उत्प्रेरक कक्ष, ऑक्सीकारक स्तंभ, अवशोषण स्तंभ। उल्लू आजा अब याद जब कर लेंगे तो उसके बाद का स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है। सबसे पहला काम क्या? सबसे पहला काम है उत्प्रेरक कक्ष में नीचे से क्या करना है? उत्प्रेरक कक्ष में नीचे से अमोनिया और हवा प्रवाहित करनी है। और अमोनिया और हवा जो प्रवाहित करेंगे ना, तो अब हवा जो है रेक्टिफाइड है, रेक्टिफाइड है, इसका मतलब सिर्फ इसमें O2 होना चाहिए हवा के अंदर। तो अमोनिया और हवा प्रवाहित करते हैं। जैसे हवा प्रवाहित करते हैं नीचे से तो आवाज आती है, कौन सी आवाज? 45 46 नो वाटर, 45 46 नो वाटर। इसका मतलब NO और H2 बनेगा। रिएक्शन भी बैलेंस 4 5 से गुणा करना है, इधर 4 और 6 से गुणा करना है। यहां से प्राप्त गैसीय मिश्रण को हम कहां ले आते हैं? यहां से प्राप्त गैसीय मिश्रण को ले आते हैं ऑक्सीकारक स्तंभ में। जैसा नाम वैसा काम। तो यहां पे कौन सी क्रिया होगी? ऑक्सीकरण की क्रिया। तो यहां ऑक्सीकरण की क्रिया होगी। NO की क्रिया जब O2 से कराएंगे तो क्या बनेगा? NO2 यानी नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। यहां पर ऑक्सीकारक स्तंभ में हमें क्या मिलता है? NO2 मिल जाता है।
यहां से प्राप्त गैसीय मिश्रण को हम कहां ले आते हैं, अवशोषण स्तंभ में। अवशोषण स्तंभ का मतलब क्या है, जैसा नाम वैसा कम, अवशोषण यानी ऊपर से इसमें जल की वर्षा करेंगे, ठीक है। तो जैसी जल की वर्षा करेंगे तो NO2 की क्रिया किससे होगी, जल से होगी। और NO2 की क्रिया जब जल से होगी तो उसके बाद मैंने आपको एक डायलॉग बताया, डायलॉग क्या है, जब पानी की क्रिया आप NO2 से कराएंगे तो दो भैया बनते हैं। ये रिएक्शन बैलेंस ना हो ना तो आप बैलेंस कर सकते हैं, इसे बैलेंस करना कोई बड़ी बात नहीं है। यहाँ पर N 2 है और यहाँ N 1 है, आप क्या करो यहाँ पर N में 2 से गुणा कर दो, रिएक्शन बैलेंस हो जाएगी। O कितने इधर, O है 3 और 2 5 और यहाँ N कितना है 2 दूनी 4 और 1 5, H इधर 2 H इधर भी 2, रिएक्शन बैलेंस। जैसे NO2 की क्रिया जल से कराएंगे दो भैया बनेंगे जिनमें 1 साल का अंतर होगा, NO2 और HNO3 1 साल का अंतर होगा, छोटा वाला मर जाएगा। अच्छा मैं क्यों कह रहा हूं छोटा वाला मर जाएगा, छोटा वाला मर जाएगा इसलिए क्योंकि छोटा वाला अनस्टेबल है, अस्थायी है, थोड़ी देर के लिए रहेगा उसके बाद तुरंत कन्वर्ट हो जाता है। दुनिया में जब जब HNO2 का यूज करना होता है ना, केमिस्ट्री में हम HNO2 का यानी नाइट्रस अम्ल का कभी भी यूज करना हो तो आप इसे बना के पहले से रख नहीं सकते हैं, इसको तुरंत लैब में बनाया जाता है और बनाने के बाद तुरंत के तुरंत इसका यूज करते हैं। मतलब टाइम टू टाइम एट द पॉइंट हमें बनाना पड़ता है, इसको आप बना नहीं सकते पहले से कि हम बना के लैब में इसको स्टोर करके रखेंगे, स्टोर नहीं किया जाता है ये, तो ये तुरंत बनाया जाता है और तुरंत इसका यूज करते हैं। छोटा वाला मर जाएगा, बड़े वाले में बदल जाएगा। और क्या कहते हुए मरेगा, कहते हुए मरेगा नो वाटर। नो वाटर का मतलब 2 बार NO, पानी नहीं पियेंगे, पानी मर रहे हैं। और ये हमारा जो है नाइट्रिक अम्ल बन गया। तो ये विधि आपकी कंप्लीट हो गई। और नाइट्रिक अम्ल बनाने की ओस्टवाल्ड विधि है, बहुत ज्यादा फेमस विधि है। नाइट्रिक अम्ल लैब में मतलब औद्योगिक निर्माण जो है इसी प्रकार से किया जाता है और इसका खूब यूज किया जाता है। इसका यूज जो है खूब करते हैं, बहुत से लोग करते हैं, मतलब पूरा इंडस्ट्री में ज्यादातर ओस्टवाल्ड विधि का यूज किया जाता है। और पेपर के लिए, बोर्ड वालों के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जामिनर का फेवरेट है ओस्टवाल्ड विधि। एग्जामिनर को पता नहीं इससे क्या मतलब अलग तरीके का अट्रैक्शन है कि ओस्टवाल्ड विधि हर बार देता है। नाइट्रिक अम्ल बनाने की ओस्टवाल्ड विधि का सचित्र वर्णन कीजिए, तो सचित्र वर्णन जब हमसे कहेगा तो हम चित्र भी बनाएंगे, हम रिएक्शन भी लिखेंगे और हिंदी भी लिखेंगे। हिंदी लिखना बहुत आसान है, आप अगर कहोगे तो मैं इसका PDF जो है ना, फोटो क्लिक करके इसका PDF मेरे पास जो नोट्स है उसका मैं PDF डाल दूंगा, ठीक, तो आपको हिंदी भी आसानी होगी। हिंदी लिखना बहुत आसान है। हिंदी लिखना क्या है, खाली जो है नीचे की बातें जो है इसमें जो हम कर रहे हैं, जो बात इसमें हमने टोटल लिखा है वही सब बातों को कॉपी में लिखना है। कि सबसे पहले हेडिंग, उत्प्रेरक कक्ष, उसमें जो जो किया या जो जो चीजें हैं उनके बारे में बताओ कि इसमें पीटी की जाली लगी होती है, 800 डिग्री सेंटीग्रेड ताप होता है और इसमें नीचे से अमोनिया और हवा प्रवाहित करते हैं, यहाँ पर निम्न क्रिया होती है, यहाँ पर निम्न रिएक्शन होती है, वो रिएक्शन लिख देंगे। उसके बाद आगे बढ़ेंगे, ऑक्सीकारक स्तंभ, इसमें ऑक्सीकरण की क्रिया होती है तो NO की क्रिया O2 से करा दो। उसके बाद अवशोषण स्तंभ, अवशोषण स्तंभ में क्या होता है, क्वार्ट्ज भरा होता है, ऊपर से जल की वर्षा करते हैं और नीचे से ऑक्सीकारक स्तंभ से प्राप्त गैसीय मिश्रण की क्रिया कराते हैं। और यहाँ पर क्या है, निम्न क्रिया होती है और निम्न क्रिया होगी तो NO2 क्रिया H2 से कराओ, क्या बनेगा, दो भैया और दो भैया बनेंगे तो एक उनमें छोटा होगा, 1 साल का अंतर होगा, छोटा वाला मर जाएगा और बड़े वाले में बदल जाएगा। और क्या कहते हुए मरेगा, नो वाटर। तो नो वाटर, नहीं पियेंगे पानी, मर रहे हैं तो मर जाओ, मर जाओ। तो ये जो है वो नाइट्रिक अम्ल बनाने की विधि हो गई। हम कल जो है नेक्स्ट लेक्चर में हम नाइट्रिक अम्ल बनाने की कौन सी विधि पढ़ेंगे, बर्क लैंड तथा आइड की विधि। वो विधि भी काफी फेमस है और अगर आपको ये विधि समझ में आ गई तो वो विधि 110% समझ में आएगी और दोनों ही बोर्ड के एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी मैं पहले बनाने की विधि करा रहा हूं, इन कंपाउंडों के जितने भी कंपाउंड हैं इनकी पहले बनाने की विधि हम पढ़ेंगे, उनके बाद इनके फिजिकल गुण यानी भौतिक गुण और रासायनिक गुण के बारे में पढ़ेंगे। और मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नए टॉपिक के साथ। नए टॉपिक का मतलब है नाइट्रिक अम्ल बनाने की विधि ही होगी लेकिन विधि जो है नई होगी, यानी बर्क लैंड तथा आइड की विधि हम कराएंगे, नाइट्रिक अम्ल बनाने की एक नेक्स्ट विधि। अगर आप लोग चैनल पे नए हैं और आपको वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ, फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को फायदा हो सके, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट लेक्चर में अगले दिन, ठीक है। आज के लिए इतना काफी है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।